हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले हम टैक्स के बारे में बात करेंगे। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंडिविजुअल के ऊपर या बिजनेसमैन के ऊपर, और जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होती है और उस रेवेन्यू को वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज और नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है। सो टैक्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने दे रखी है आपको, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और टैक्सेस जो है कंसिडर्ड किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा। इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जाता है कंज्यूमर्स के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स का नेचर है प्रोग्रेसिव नेचर, हायर रेट फॉर हायर इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव नेचर होता है, सेम रेट फॉर ऑल, चाहे इनकम कुछ भी हो सबके लिए एक रेट टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है बेसिस जो है डायरेक्ट टैक्स का इनकम और एसेट्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स का गुड्स और सर्विसेज है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स हो गई। इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हो गई। इनकम टैक्स जो होती है वो जो हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। कॉरपोरेट टैक्स कंपनीज पे करती है। जीएसटी सर्विसेज के ऊपर पे किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर टैक्सेस लेविड? आखिरकार टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं? द रीज़न फॉर लेवी ऑफ द टैक्स क्या है? इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होती है और उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, डिफेंस में पैसा लगाती है, एजुकेशन के लिए प्रमोट करती है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, और भी कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। पावर टू लेवी टैक्सेस, किसने पावर दी है टैक्स लगाने की गवर्नमेंट को? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है गवर्नमेंट को कि वो टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको याद रखना है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर are empowered to make laws on the matters enumerated in the 7th schedule by virtue of Article 246 of the Constitution of India. 7th शेड्यूल क्या कहता है? इसमें 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है लॉ बनाने की। कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर होती है लॉ बनाने की। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। अब इन पांचों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स एक्ट 1962 जो एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया, जो फोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1962 को, जिसके अंदर सेक्शंस है 1 to 298 और शेड्यूल है 1 से 14। सेकेंड वन इज द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट बनने से पहले ये फाइनेंस बिल होता है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट सेशन में
जब फाइनेंस बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है पार्लियामेंट के और उसे प्रेसिडेंट की एसेट मिल जाती है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये हर साल आता है। थर्ड वन इज इनकम टैक्स रूल 1962। The administration of direct taxes is looked after by the Central Board of Direct Taxes। CBDT जो है एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट टैक्स के देखता है। CBDT के पास पावर होती है, वो रूल्स अमेंड कर सकता है, टाइम टू टाइम फ्रेम करता है ताकि लोगों को आसानी हो। These rules are collectively called Income Tax Rule 1962। Fourth one is circulars and notifications। सर्कुलर और नोटिफिकेशंस जो है इनके बीच में डिफरेंस होता है। सर्कुलर इशू किए जाते हैं CBDT के द्वारा समय समय पर to deal with certain specific problems and clarify doubts regarding the scope and meaning of certain provisions of the act। सर्कुलर इशू किए जाते हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स और असेसीज। सर्कुलर्स बाइंडिंग नहीं होते हैं असेसी के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए सर्कुलर्स बाइंडिंग होते हैं। नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। CBDT is also empowered to make and amend rules for the purpose of the act by the issue of notifications। Notifications जो है बाइंडिंग होती है फॉर बोथ डिपार्टमेंट एंड असेसी। फिफ्थ वन इज लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। कोर्ट के लीगल डिसीजंस भी बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स कोर्ट है कंट्री का, सो इसके डिसीजंस होल ऑफ द कंट्री में बाइंडिंग होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजंस उसकी रिस्पेक्टिव स्टेट में अप्लाई होते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक टैक्स है जो हर पर्सन को पे करना होता है अपनी प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म जिसके अंदर LLP भी इंक्लूड होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं पर्सन की। अब असेसी कौन होता है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। एनी पर्सन, फर्स्ट वन इज एनी टैक्स और एनी सम of money is payable। Second one is against whom any proceeding has started। Third one is deemed assessee। Fourth, assessee in default। important note क्या है, assessee हमेशा एक पर्सन होता है, लेकिन एक पर्सन असेसी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे मार्क कर लीजिए। अब आगे है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर ही होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, जो कि हमारे असेसमेंट ईयर का पिछले वाला साल होता है। ये हमेशा जो है वो 12 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकता हमारा प्रीवियस ईयर। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है 1/10/2024 को और उसका जो है बिजनेस फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31/3/2025 को, तो 1/10/2024 से 31/3/2025 तक जो ये टाइम पीरियड है ये हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा। यानी कि जहाँ से बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहीं से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और ये 12 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन 12 मंथ से कम हो सकता है। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर में जो हमने इनकम अर्न की थी उस इनकम पर हमें टैक्स पे करना है, यानी कि अर्नड इनकम पर टैक्स पे करना है। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होता है। नॉर्मल केसेस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही सेम होते हैं।
जैसे कि इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन लिविंग इंडिया सेक्शन 174, AOP, BOI, AJP formed for a particular event section 174A, person likely to transfer property to avoid tax section 175, and fifth one is discontinued business section 176। AO के पास पावर होती है कि वो चूज करे असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेगा या प्रीवियस ईयर में, यानी कि एओ डिसाइड करता है। सो दीज 5 आर द एक्सेप्शनल केसेस जिसमें हमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना होता है, असेसमेंट ईयर में इसका कोई रोल नहीं होता। सो नॉर्मल केसेस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों अलग होते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम होते हैं। सो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर पर उस अर्नड इनकम पर हम टैक्स पे करते हैं। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।